तो हमारा आज का टॉपिक है टीम। ठीक है, तो टीम क्या होती है? दल अथवा टीम का अर्थ अंतर्निर्भर व्यक्तियों के ऐसे औपचारिक समूह से है जो मिलकर काम करते हैं। प्रबंध में टीम शब्द को खेलों से लिया गया है। खेलों में इकट्ठे हुए खिलाड़ियों को टीम कहते हैं, जबकि एक व्यावसायिक संगठन में इकट्ठे हुए कर्मचारियों को समूह कहा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में प्रबंधकों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ कि खेलों में लोगों को टीम क्यों कहा जाता है। अध्ययन करने पर पाया गया कि टीम के सभी सदस्यों को एक ही लक्ष्य नजर आता है और उन्हें मालूम होता है कि यदि वे सभी मिलकर काम करेंगे तो लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे, अन्यथा नहीं। उनमें ये भावना कूट कूट कर भरी होती है कि टीम की जीत ही उनकी जीत है। दूसरी ओर एक व्यावसायिक संगठन के समूह के अध्ययन में पाया गया कि समूह सदस्यों में टीम सदस्यों जैसी भावना नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप प्रबंधकों को यह जरूरत महसूस हुई कि सफलता प्राप्ति के लिए समूह को टीम में परिवर्तित करना होगा। इसी के मद्देनजर प्रबंधकों ने टीम धारणा को अपनाना शुरू किया। इसके बेहतर परिणाम प्राप्त हुए। आज हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे टीम शब्द प्रबंध का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। आमतौर पर समूह व टीम को एक जैसे अर्थ वाला मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा मानना गलत है। कुछ लोग किसी कारण से अथवा अकारण ही इकट्ठे हो गए हों तो उसे समूह कहते हैं, लेकिन जब लोगों को किसी विशेष लक्ष्य को भेदने के लिए इकट्ठा किया जाए तो वह टीम कहलाती है। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन दी गई है माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। तो माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं? ए टीम इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग टूगेदर फॉर द बेनिफिट ऑफ द होल। दल ऐसे व्यक्तियों का संचय होता है जो सभी के लाभ के लिए इकट्ठे काम करते हैं। तो ये जो अभी आपने मीनिंग पढ़ा है टीम का, तो इससे हम कुछ विशेषताएं निकाल सकते हैं। तो विशेषताएं क्या है? नंबर 1, इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज, आत्मनिर्भर क्रियाएं। एक टीम के सभी सदस्य सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न क्रियाएं करते हैं, लेकिन उनकी क्रियाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। यहाँ मुख्य बात यह है कि सदस्य एक दूसरे की क्रियाओं में अड़चन पैदा नहीं करते, बल्कि उनकी मदद करते हैं। नंबर 2, स्मॉल नंबर ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की कम संख्या। क्योंकि टीम के सभी सदस्यों की क्रियाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं, इसलिए उन्हें आपस में बार बार मिलना जुलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यदि टीम के सदस्यों की संख्या अधिक होगी तो उन्हें व्यवहार करने में कठिनाई आएगी और कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं हो सकेगा। अतः कहा जा सकता है कि एक टीम में सदस्य संख्या कम होती है। नंबर 3, कंप्लीमेंट्री स्किल्स, पूरक कौशल। एक टीम के विभिन्न सदस्य पूरक गुणों से परिपूर्ण होते हैं। पूरक गुणों का अर्थ यह है कि कोई एक सदस्य किसी एक कला में निपुण होता है, दूसरा किसी दूसरी कला में और तीसरा किसी तीसरी कला में। इस प्रकार जॉब को पूरा करने के लिए जिस कौशल की जरूरत होती है सभी टीम सदस्यों में विद्यमान होती है। टीम सदस्य में मुख्यतः 3 कौशल उपलब्ध रहते हैं, जैसे समस्या समाधान व निर्णय कौशल, संदेशवाहन कौशल तथा तकनीकी कौशल। सभी निपुणताओं का टीम सदस्यों में विद्यमान होने के पीछे ये मान्यता है कि टीम को किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अतः कहा जा सकता है कि एक टीम को जो चाहिए वह टीम के अंदर ही उपलब्ध हो। नंबर 4, कॉमन पर्पज, सामूहिक उद्देश्य। प्रत्येक टीम का एक सामूहिक उद्देश्य होता है जिसे प्राप्त करने के लिए सभी सदस्य एकजुट होकर काम करते हैं। कहा जा सकता है कि सामूहिक उद्देश्य टीम को दिशा प्रदान करना है। टीम का प्रत्येक सदस्य सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति में अपनी भूमिका का निर्धारण करता है और उसी के अनुरूप काम करता है। टीम का प्रत्येक निर्णय सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति की ओर एक कदम होता है। टीम के सदस्य पहले से ही निपुण होते हैं। यदि उनमें कोई कमी हो तो उसे वे स्वयं के प्रयासों से ट्रस्ट, विश्वास का वातावरण। टीम को विश्वास का पर्यायवाची कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत ना होगा। टीम के सभी सदस्य अपनेपन की भावना से काम करते हैं। काम करते समय उनकी सोच यह होती है
कि वे अपना काम कर रहे हैं और किसी दूसरे का नहीं। सभी सदस्य एक दूसरे को अपना सहयोगी मानते हैं। वे अपने सहकर्मियों को एक स्रोत के रूप में देखते हैं। टीम के अंदर प्रश्नों का स्वागत किया जाता है। किसी भी भ्रम को बातचीत से तुरंत दूर कर दिया जाता है। अतः विश्वास का वातावरण होना टीम की एक मुख्य विशेषता है। नंबर 6, म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी, पारस्परिक उत्तरदायिता। टीम के परिणामों का प्रभाव सभी सदस्यों पर बराबर पड़ता है। अच्छे परिणामों का लाभ भी सभी को प्राप्त होता है और विपरीत परिणाम की सजा भी। अतः यदि विपरीत परिणाम प्राप्त हो तो सजा सभी टीम सदस्यों को मिलेगी। इसी के मद्देनजर सभी टीम सदस्य ये ध्यान रखते हैं कि उनका स्वयं का काम भी ठीक हो और दूसरे की गलती भी ना हो। यहाँ पारस्परिक उत्तरदायिता का अर्थ यह है कि प्रत्येक सदस्य दूसरों को वचन देता है कि वह सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करेगा। नंबर 7, कॉमन अप्रोच, सामूहिक दृष्टिकोण। टीम के सभी सदस्यों का दृष्टिकोण एक जैसा होता है। टीम के सदस्य सभी मुद्दों पर एक मत होते हैं। ये चीज उनमें लगाव की भावना पैदा करती है। टीम सदस्यों के दृष्टिकोण में मुख्यतः ये घटक सम्मिलित होते हैं, जैसे टीम की क्रियाओं में क्या सम्मिलित होगा और क्या नहीं, टीम काम को कैसे पूरा करेगी, टीम सदस्यों की पोशाक कैसी होगी, निष्पक्षता से व्यवहार करने का स्तर क्या होगा, नीति शास्त्र के पालन करने का स्तर क्या होगा आदि। इसके बाद नंबर 8 है पार्टिसिपेटिव डिसीजंस, भागीदारी पर आधारित निर्णय। टीम द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय में सभी सदस्य भागीदार होते हैं। निर्णय पूर्ण विचार विमर्श के बाद लिए जाते हैं। टीम में हर छोटे बड़े सुझाव का स्वागत किया जाता है। यदि टीम के सदस्य किसी मुद्दे पर अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचते तो नेता हस्तक्षेप करता है। नेता द्वारा लिया गया निर्णय सभी को मान्य होता है। प्रत्येक निर्णय को उत्पादकीय बनाने में सभी सदस्य अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। नंबर 9, इजी एक्सेप्टेंस टू कॉन्फ्लिक्ट्स, संघर्षों को सहज स्वीकृति। टीम के सदस्य किसी संघर्ष से घबराते नहीं हैं। उन्हें मालूम है कि जहां व्यवहार करने वाले अनेक लोग होंगे तो संघर्षों का होना स्वाभाविक है। वे संघर्षों को नव परिवर्तन का पर्याय मानते हैं। उनकी ये सोच होती है कि जब कोई संघर्ष होगा तो जरूर कोई नई बात निकलकर सामने आएगी। अतः कहा जा सकता है कि टीम में संघर्षों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है। नंबर 10, ओपन कम्युनिकेशन, स्वतंत्र संदेशवाहन। टीम स्वतंत्र संदेशवाहन में विश्वास रखती है। टीम का प्रत्येक सदस्य अपनी बात को निडर होकर कहता है। दूसरों को कही हुई बात को पूरा महत्व दिया जाता है। सदस्य दूसरों की बात को काटते नहीं बल्कि उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं।